So good morning everyone and welcome to today's session. Today we will finish EIGRP theory and lab both. So EIGRP theory में जो पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कल हमने डिस्कस किए थे उनके बाद बाकी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सो पैकेट टाइप्स EIGRP में पैकेट टाइप्स कौन कौन से थे. हेलो पैकेट, जब नेबरशिप बनती है दो डिवाइसेस के बीच में तो दोनों डिवाइस एक दूसरे को हेलो पैकेट्स भेजते हैं और ये जो हेलो पैकेट्स है ये हर कितने टाइम बाद में भेजे जाते हैं. जब नेबरशिप बन जाती है उसके बाद भी ये एक दूसरे को हेलो भेजते रहते हैं. ठीक है जी. तो EIGRP में हेलो टाइमर कितना है? 15. There are 2 timers in EIGRP. So 5 सेकेंड फास्ट लिंक्स पे 15 सेकेंड्स डेड टाइमर है या होल्ड टाइम है 15 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड का 3 गुना 3 टाइम्स. और जो स्लो लिंक होते हैं उसमें 60 सेकेंड हेलो टाइमर होता है और 180 सेकेंड होल्ड टाइम होता है. सो हेलो टाइमर इज 5 seconds on fast link like any Ethernet link, fast Ethernet, gigabit Ethernet, 10 gig Ethernet, कोई सा भी Ethernet लिंक हो 5 सेकेंड है एंड 15 सेकेंड होल्ड टाइम. यानी 15 सेकेंड तक अगर कोई हेलो नहीं आया तो नेबर को डेड मान लिया जाएगा. यानी 3 हेलोज अगर मिस हो गए तो नेबर वुड बी कंसिडर्ड डेड. ऐसे ही 60 seconds on slow link like serial interface पे 60 seconds होता है and 180 second is hold time. Okay, so serial links are considerably slow links, कम बैंडविड्थ होती है serial links की, इसलिए उस पे 60 seconds इसका हेलो टाइमर होता है. अगर 3 हेलोज मिस हो गए 180 सेकंड तक कोई हेलो नहीं आया नेबर से तो नेबर को डेड मान लिया जाएगा. फिर से नेबरशिप बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. तो फर्स्ट इज हेलो पैकेट, सेकंड इज अपडेट. ठीक है जी. अपडेट पैकेट जब नेबर बन जाएंगे उसके बाद में एक दूसरे को नेबर बनने के बाद एक दूसरे को अपडेट भेजेंगे. मेरे पास ये नेटवर्क है, तुम्हारे पास क्या बताओ, है ना. वो अपडेट जब कभी नेटवर्क में कोई चेंज होगा तो ट्रिगर्ड अपडेट भेजी जाएगी, इंक्रीमेंटल अपडेट. व्हेन एक्नॉलेजमेंट अपडेट भेजेंगे तो एक्नॉलेजमेंट आएगी, ठीक है, कि अपडेट मिल गया है मुझे. देन क्वेरी, मैंने बताया था आपको जब कभी कोई नेटवर्क नया ऐड हो, कोई नेटवर्क के लिए रूट फेल हो जाता है, रूट डाउन हो जाता है, कोई नेटवर्क अनरीचेबल हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले वो अपनी टोपोलॉजी टेबल में ऑल्टरनेट रूट देखेगा. अगर वो नहीं है तो क्वेरी भेजेगा अपने नेबर्स को कि आपके पास अगर कोई इस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए रूट है तो बताओ. सो दैट इज क्वेरी. और क्वेरी के जवाब में क्या आता है? रिप्लाई. तो ये 5 पैकेट टाइप्स है EIGRP में. उसके बाद EIGRP में और क्या पॉइंट्स थे? मल्टीकास्ट एड्रेस, वो मैंने आपको बता ही दिया था. मल्टीकास्ट अपडेट्स एट 224.0.0.10 अपने अपडेट्स को इस एड्रेस पे मल्टीकास्ट किया जाता है EIGRP में. ठीक है. फिर और क्या पॉइंट्स थे?
AD वैल्यू वो तो हमने बात कर ही ली थी, जो हमने नहीं पढ़े थे वो वाले पॉइंट्स। पीडीएम तो बता दिया था, आरटीपी, पीडीएम, ड्यूअल वेरिएंस, ये सब तो मैंने बता दिए थे। What else? So the next is maximum hop count is 255. Maximum hop is 255. By default 100 रहता है, उसको आप बढ़ा सकते हो। यानी एक पैकेट जो है वो 100 राउटर्स को क्रॉस कर सकता है बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम। मतलब बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम इज 255, you can make it 255. Then uses 50% of its bandwidth. Uses 50% bandwidth of an interface. ये EIGRP का ऐसा फीचर है कि आपकी अगर इंटरफेस की बैंडविड्थ है 1 गिग, तो ये हाफ गिग ही यूज करेगा। बाकी 50% जो बैंडविड्थ है ये किस लिए छोड़ देता है? डेटा फ्लो के लिए 50% यूज करेगा, बाकी 50% ये छोड़ देता है खाली। क्यों छोड़ देता है? कंट्रोल प्लेन ट्रैफिक के लिए, कि यार डेटा जो है वो 50% पे चले, बाकी 50% जो है वो कंट्रोल प्लेन का ट्रैफिक चले, यानी राउटर एक दूसरे को अपडेट भेजें, एक्नॉलेजमेंट भेजें, क्वेरी भेजें, ये सब के लिए 50% जो बहुत ज्यादा है। हम लोग जनरली इस 50% बैंडविड्थ को बढ़ा देते हैं ताकि ये ऑप्टिमल यूज करें। ठीक है। बेस्ट पाथ टू नेटवर्क, ये भी मैंने बता दिया। एफटी बेस्ट पाथ जो है किसी भी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए is called FD. Second best path is called successor route या feasible successor. ठीक है जी। नेबर से डेस्टिनेशन तक का मैट्रिक को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड डिस्टेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस। ठीक है, एडवर्टाइज डिस्टेंस। और क्या था? अच्छा, इट मेंटेन्स 3 टेबल्स। मेंटेन 3 टेबल्स, 3 टेबल मेंटेन करता है। सबसे पहले टेबल कौन सी बनती है? नेबर टेबल। जैसे ही दो डिवाइस एक दूसरे के नेबर बनते हैं हेलो भेज के, तो पहले नेबर टेबल में नेबर की एंट्री हो गई। फिर नेबर, जितने भी नेबर है मेरे राउटर के, उन सबसे अपडेट आया तो मैंने अपनी टोपोलॉजी टेबल बनाई। उस अपडेट से जो भी नेटवर्क्स मिले, जो भी रास्ते मिले, वो सबकी एंट्री डाली टोपोलॉजी टेबल में। और टोपोलॉजी टेबल में जब किसी भी नेटवर्क के लिए मुझे बेस्ट पाथ मिल रहा है, तो उससे उसको मैं डालूंगा कहाँ? राउटिंग टेबल में। तो लास्ट में बनती है राउटिंग टेबल। तो 3 टेबल बनती है और वो इस सीक्वेंस में बनती है: नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। ओके, सो दैट्स इट। आई थिंक EIGRP की थ्योरी में यही सब है। अब हम करेंगे EIGRP की लैब। EIGRP को कैसे इंप्लीमेंट किया है? हाँ जी। सर ये बैंडविड्थ कैलकुलेशन फॉर्मूला सर ये पूछता वगैरह थोड़ी सा इंटरव्यू में। नहीं, बैंडविड्थ, सॉरी, मैट्रिक कैलकुलेशन का जो इसकी कंपोजिट मैट्रिक है, 5 चीजों से मिलके बन सकती है, लेकिन बाय डिफॉल्ट 2 ही यूज आती है। तो अगर आपको कोई पूछे तो आप ये जवाब दे सकते हो कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। वो जो लंबा सा फॉर्मूला था, आपको ये कहना है कि 5 चीजें, 5 कंपोनेंट से मिलके इसकी कंपोजिट मैट्रिक बनती है: बैंडविड्थ, डिले, लोड, रिलायबिलिटी, एमटीयू। लेकिन बाय डिफॉल्ट सिर्फ बैंडविड्थ और डिले का वैल्यूज 1 रहता है, के वैल्यू। बाकी 3 का 0 रहता है। इसलिए फॉर्मूला जो फाइनली बाय डिफॉल्ट निकल के आता है वो क्या है? डिले, बैंडविड्थ प्लस डिले। तो लोएस्ट बैंडविड्थ अक्रॉस द पाथ प्लस सम ऑफ डिलेज, ये फॉर्मूला निकल के आता है।
ठीक है जी। ओके सर। ठीक है, मैनुअल एंड ऑटो समराइजेशन बता दीजिए। हाँ, सपोर्ट समराइजेशन ऑटो एंड मैनुअल बोथ, दोनों तरह की समराइजेशंस को ये सपोर्ट करता है। समराइजेशन दो तरह की होती है, एक ऑटो समराइजेशन, एक मैनुअल समराइजेशन। EIGRP दोनों को सपोर्ट करता है। तो ये मैं आपको पहले समझा देता हूँ, इट्स अ गुड पॉइंट। देखो मेरे पास में इधर ये 3 राउटर है और ये राउटर्स कुछ, इन राउटर्स पे कुछ नेटवर्क्स भी हैं, दे आर कनेक्टेड लाइक दिस। इधर नेटवर्क्स क्या है, 10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24, 10.1.3.0/24। इधर भी कुछ नेटवर्क्स है, 20.1.1.0/24, 2.0/24, 3.0/24। ठीक है, R1, R2, R3। नाउ अभी नॉर्मल सिचुएशन में R1 जो है वो R2 को अपडेट भेजेगा, तो उसमें कितना नेटवर्क्स का इंफॉर्मेशन भेजेगा, ये 3 नेटवर्क्स का इंफॉर्मेशन भेजेगा, 10.1.10, 10.1.20, 10.1.30। R2 R3 को जब अपडेट भेजेगा तो ये तीनों नेटवर्क R3 को भी बताएगा, है ना। R3 जब अपडेट भेजेगा R2 को, तो अपने ये तीनों नेटवर्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, R2 R1 को देगा। जनरली यही होता है बाय डिफॉल्ट। नाउ मैं कहूं कि यार ये 3 नेटवर्क, अब हमने एग्जांपल में 3 लिए हैं, हो सकते हैं 300 नेटवर्क हो। मैं ये चाहता हूं कि ये 3 नेटवर्क्स जो है, ये R1 ने R2 को भेजे, R2 ने R3 को भेजे, तो ये सबका राउटिंग टेबल में 3 नेटवर्क्स जाएंगे। ऐसे ही R3 वाले भी तीनों जाएंगे, तो मतलब 6 नेटवर्क तो हर राउटर का राउटिंग टेबल में होगा। साथ में ये बीच में जो लिंक है इसका भी नेटवर्क होगा राउटिंग टेबल में। ये जो लिंक है R2 R3 के बीच, ये नेटवर्क भी होगा राउटिंग टेबल में ना। जब हमारे नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, जब हमारे इंटर नेटवर्क में बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं, अभी तो कितने हैं, 3+3+2, R1 R2 के बीच, R2 R3 के बीच, तो 8 नेटवर्क्स अभी है, हो सकता है 800 हो। तो उन सिचुएशंस में राउटर्स की राउटिंग टेबल बहुत बड़ी हो जाएगी, और राउटिंग टेबल बड़ी होने का नुकसान क्या है, एक तो मेमोरी कंज्यूम करता है, दूसरा जब कभी कोई ट्रैफिक आता है राउटर के पास, तो वो राउटिंग टेबल देखता है कि भाई इसको किधर फॉरवर्ड करूं। तो जब बड़ी राउटिंग टेबल होगी तो वो देख के उसको टाइम लगेगा देखने में, ठीक है, 1 बाय 1 चेक करता है टेबल में जितने भी रूट्स होते हैं, और इट टेक्स टाइम। सो परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए और बैंडविड्थ वगैरह जब इधर से उधर अपने अपडेट भेजेगा, तो भाई ये एक तो 800 नेटवर्क भेज रहा है, एक 8 ही नेटवर्क भेज रहा है, तो बैंडविड्थ कंजम्पशन भी कम होगा, इसके प्रोसेसर पे भी कम लोड पड़ेगा, मेमोरी भी बचेगी, बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। किस बात के, समरी रूट भेजने के, कि भाई 3 नेटवर्क के बजाय एक ही नेटवर्क का एक समरी नेटवर्क बना के उसी को भेज दूं, 3 नेटवर्क ना भेजने पड़े, उनका एक समरी नेटवर्क बना के भेज दूं R2 R3 को। तो बोले समरी नेटवर्क कैसे बनेगा, समरी नेटवर्क बनाने के लिए कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है। आप सबसे पहले तो क्या कीजिए, ये जो तीनों नेटवर्क है इनका बिट्स में कैसे इनको लिखेंगे, 10.1.1.0, 10.1.2,
2.0, 10.1.3.0 ऐसे ही लिखेंगे 10.1.1.0, 2.0, 3.0। अब ये तीनों में राउटर क्या देखता है, ऑटो समराइजेशन की बात करें तो राउटर क्या करता है, राउटर देखता है कि कितने ऑक्टेट्स कॉमन हैं। तो राउटर देखता है कितने ऑक्टेट्स कॉमन है। यहाँ पर इस समय कितना ऑक्टेट्स कॉमन दिख रहे हैं आपको, ये कॉमन है 10.1, ये भी कॉमन है, ये वाले में 1, 2 और 3 आ रहा है। तो मतलब ये नेटवर्क्स जो है लेफ्ट वाले दे आर कॉमन, these bits are common, ठीक है जी, और these are different, ठीक है, ये थर्ड ऑक्टेट इज डिफरेंट। अभी जितने कॉमन हैं उन कॉमन को ये लिखने के ये ऑटो समराइजेशन में क्या करेगा, ऑटो समराइजेशन में ये कॉमन नेटवर्क्स को, कॉमन ऑक्टेट्स को देखेगा और बाकी जो हैं उनको कर देगा 0, ठीक है। ये वाले जो हैं कॉमन बिट्स कितने हैं, 16 बिट्स कॉमन है, 2 ऑक्टेट कॉमन है, बाकी थर्ड ऑक्टेट डिफरेंट है, फोर्थ कॉमन है, लेकिन फोर्थ तो वैसे भी होस्ट के लिए है, /24 है ना। तो नेटवर्क के लिए कितने ऑक्टेट है, 3 ऑक्टेट, 3 में से 2 कॉमन है। तो ये क्या करता है, जो कॉमन है वो लिख के सिर्फ उतना ही लेके, और कितने बिट्स कॉमन है टोटल, 16 बिट्स। तो ये वाला नेटवर्क समरी नेटवर्क हो गया 10.1.0.0/16। जितने बिट्स कॉमन हैं, जितने ऑक्टेट्स कॉमन है, उनके जो भी बिट्स हुए वो बिट्स निकाल के, और जितने ऑक्टेट कॉमन है उनको यहाँ लिख के, बाकी को 0 करके और भेज देगा अपने पड़ोसी को। तो भाई इसने ये वाला अपडेट जो है ये भेजा नेबर को, अपडेट क्या भेजा, अपडेट में भेजा 10.1.0.0/16। यही अपडेट जो है R2 ने भेजी R3 को, ठीक है, यही अपडेट R2 ने भेजी R3 को। तो R3 के पास में राउटिंग टेबल में अब कौन सा नेटवर्क आ गया, 10.1.0.0/16। अब अगर कोई ट्रैफिक आया R3 के पास, जिसको जाना है 10.1.1.1 के पास, एक आईपी एड्रेस है 10.1.1.1, इस सबनेट में है वो 10.1.1.0 में 10.1.1.1। तो ये ट्रैफिक आया R3 के पास इधर से माल, ठीक है, जाना कहाँ है उसको, उसको जाना है 10.1.1.1, the destination is 10.1.1.1। तो ये राउटर R3 क्या करता है, ये देखता है कि अच्छा इधर जाना है, तो इसके लिए मेरी राउटिंग टेबल में है क्या कोई एंट्री, तो ये कहता है हाँ 16 बिट जो आपको जहां जाना है उधर का, और जो मेरे पास में नेटवर्क है मेरी राउटिंग टेबल में उधर का 16 बिट मैच हो रहा है। तो R3 उसको R2 की तरफ भेज देगा। R2 के पास भी यही सेम सिचुएशन है, यही नेटवर्क है उसकी राउटिंग टेबल में, तो वो देखेगा डेस्टिनेशन क्या है, 16 बिट मैच हो रहा है, और ये भेज देगा उसको R1 के पास। R1 अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा, इसके पास राउटिंग टेबल में 3 नेटवर्क है, 10.1.1.0, 10.1.2.0, 10.1.3.0। तो इसको जाना है 10.1.1.1। तो फिर ये क्या करेगा, ये क्या करेगा 10.1.1.1 पे जाना ना, तो ये चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल में, और ये देखेगा कि आपके जो 3 ऑक्टेट है जहां जाना है, और मेरी राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क है उसके 3 ऑक्टेट्स दोनों मैच हो रहे हैं। तो ये वाले 3 ऑक्टेट तो मैच नहीं हो रहे ना जहां जाना है, यहाँ तो 2 आ गया, इधर 1 पे जाना है इसको। तो क्योंकि इसके पास तो पूरा नेटवर्क है, तीनों के तीनों समरी रूट नहीं, इससे तो तीनों जुड़े हुए हैं, तो इसकी टेबल में तो तीनों नेटवर्क्स होंगे। तो तीनों नेटवर्क्स में से जो बेस्ट नेटवर्क है, जिसका
नेटवर्क बिट्स लंबा मैच होगा उधर भेज देगा, R1 इधर थोड़ी भेज देगा 10.1.2.0 के पास में, इधर नहीं भेजेगा ना। क्यों? क्योंकि इसका 24 बिट्स और इसका 24 बिट्स में से मैक्सिमम बिट्स डेस्टिनेशन के साथ में किधर मैच हो रहा है, इसके बिट ज्यादा मैच हो रहे हैं या इसके बिट ज्यादा मैच हो रहे हैं? ऊपर वाले के 10.1.1 24 बिट मैच हो रहे, इधर से 16 बिट मैच हो रहे, तो अब ये इधर भेजेगा 10.1.1। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो कि राउटर जब भी राउटिंग करता है तो वो नेटवर्क डेस्टिनेशन नेटवर्क जो है उसके बिट्स को अपने राउटिंग टेबल में जो नेटवर्क है उसके बिट्स से, नेटवर्क पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं खाली, उनसे मैच करता है और जिधर मैक्सिमम बिट्स मैच होते हैं उधर भेज देता है। तो इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। प्रीफिक्स का मतलब ये जो /16 लगा रहे हैं, /24 लगा रहे हैं, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को प्रीफिक्स बोलते हैं। तो जिधर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स ज्यादा मैच होंगी उधर ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। दिस इज द रूल, ध्यान रखना, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ द ट्रैफिक विल बी फॉरवर्डेड। तो ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा है, कोई समस्या नहीं है ना। एक समरी रूट भेज दिया, उससे काम हो गया। अगर मान लो ट्रैफिक आ रहा है 10.1.3.1 के लिए, ट्रैफिक इज कमिंग फॉर 10.1.3.1। तो अभी इसके लिए ट्रैफिक आया तो R3 क्या देखेगा, R3 देखेगा कि मेरे राउटिंग टेबल में एक नेटवर्क है 10.1.0.0, उसके 16 बिट और इसके 16 बिट मैच हो रहे, तो वो फॉरवर्ड कर देगा R2 के पास, R2 भेज देगा R1 के पास। R1 क्या करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में चेक करेगा कि 10.1.3.1 का 24 बिट्स मेरे इसके 24 बिट से मैच हो रहा है। इधर सिर्फ 16 बिट मैच हो रहा है, इधर भी 16 बिट मैच हो रहा है, 24 बिट इधर मैच हो रहा है, तो इसके पास भेजूंगा। लॉन्गर प्रीफिक्स जिधर मैच होता है उधर ट्रैफिक फॉरवर्ड कर दिया जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है जी, कि कोई ट्रैफिक अगर आ रहा है 10.1.3.1 के लिए, तो R1 जो है वो उसको 3.0 के पास ही क्यों भेजेगा, 2.0 के पास क्यों नहीं भेजेगा? क्योंकि 10 और 1 16 बिट तो कॉमन है ना। तो ये कंफ्यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि ये लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स को मैच करवाता है और उसके बेसिस पे राउटिंग करता है। इज दिस क्लियर? ऑटो समराइजेशन है ये, दिस इज कॉल्ड ऑटो समराइजेशन। जब राउटर ऑटोमेटिकली कॉमन ऑक्टेट्स को ढूंढ के और एक समरी रूट भेजता है। कॉमन ऑक्टेट्स कितने हैं इसमें? 2 ऑक्टेट, तो इसलिए इसने 2 ऑक्टेट्स को कॉमन लिया और /16 को 2 ऑक्टेट में कितने होते हैं नेटवर्क के बिट्स? 16, तो 16 बिट्स को इसने लगा के और प्रीफिक्स भेज दिया R2 के पास, समरी रूट भेज दिया R2 के पास, R2 ने वही समरी रूट भेज दिया R3 के पास। क्लियर? अभी इस समराइजेशन में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो कोई ट्रैफिक आता है, कोई ट्रैफिक आया और इसको किधर जाना है, इसको जाना है 10.1.4.1, ये है डेस्टिनेशन। तो आप मुझे बताइए क्या 4.1 सबनेट है? इधर तो नहीं है। तो ये राउटर क्या करेगा? R3 वेरी गुड, देखेगा कि इसका 16 बिट्स कॉमन है, मेरे पास में जो सबनेट है टेबल में उसके साथ में मैच हो रहा है 16 बिट्स। R3 फॉरवर्ड कर देगा R2 को, R2 फॉरवर्ड कर देगा R1 को। R1 देखेगा मेरी टेबल में 10.1.4.1 है क्या? 10.1.4 24 बिट्स मैच करेगा ना ये। तो इधर तो 16 बिट ही मैच हो रहा है 3 नेटवर्क्स का, बाकी के 24 बिट्स तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहे। तो ये कहेगा कि नहीं 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 नहीं, मेरे टेबल में /24 जो है वो रूट्स है, तो मैं 16 बिट मैच नहीं करूंगा। अगर /16 है तो मतलब मेरे को 2 ही ऑक्टेट मैच करने हैं, और 2 ऑक्टेट अगर कॉमन आ गए तो मैं ट्रैफिक भेज दूंगा। लेकिन यहाँ तो 3 ऑक्टेट इसकी राउटिंग टेबल में /24 है, मतलब ये 3 ऑक्टेट मैच करेगा और तीनों ऑक्टेट मैच हो रहे हैं किसी नेटवर्क के साथ,
नहीं हो रहे। 10.1.4 होना चाहिए 3 ऑक्टेट के हिसाब से इसके राउटिंग टेबल में नेटवर्क, जो कि नहीं है, तो R1 उसको ड्रॉप कर देगा, R1 उसको ड्रॉप कर देगा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि R3 ने तो फॉरवर्ड किया R2 को ट्रैफिक, R2 ने R1 को, लेकिन R1 ने उसको ड्रॉप किया। तो इस चक्कर में R3 से R2 के बीच में ट्रैफिक है, जा रहा है, रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, R2 भी प्रोसेस कर रहा है, इधर भी बैंडविड्थ। भाई बात सिर्फ 10.1.4 की थोड़ी है, 10.1.5 के लिए, 10.1.6 के लिए, 10.1 से शुरू होने वाले कोई भी आईपी के लिए, चाहे वो 255 तक चले जाओ, हर आईपी के लिए ये क्या करेगा? ट्रैफिक को R3 R2 के पास और R2 R1 के पास भेजेगा, R1 पे जाके वो ड्रॉप हो जाएगा। तो ये बोला कि यार कितना सारा, मतलब ये तो बहुत वाइड रेंज हो गई ना, जिन नेटवर्क्स की आपके इंटरनेटवर्क में जिन नेटवर्क्स की प्रेजेंस ही नहीं है, जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनके लिए भी ट्रैफिक भेजा जा रहा है R1 तक, जो कि नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे। सो यहां काम आता है मैनुअल समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन इधर काम आएगा। क्यों? क्योंकि मैनुअल समराइजेशन इज बेटर। मैनुअल समराइजेशन में क्या होता है? आप खुद समराइज करते हो, और आप समराइज करते हो थोड़े और एफिशिएंट तरीके से। कैसे? लेट्स सी। ये जो ऑटो समराइजेशन इसने किया था, ये किया था कितने ऑक्टेट कॉमन है ये देख के। मैनुअल समराइजेशन में हम लोग जो थर्ड ऑक्टेट कॉमन नहीं था, जिसको ऑटो समराइजेशन में छोड़ दिया गया था, हम थर्ड ऑक्टेट में भी देखते हैं कि कितना बिट्स कॉमन है। ठीक है, कितना बिट्स कॉमन है थर्ड ऑक्टेट में, देख रहे हो? अब ये लेफ्ट वाले बिट सारे कॉमन है और राइट वाले क्या है? डिफरेंट है। तो कॉमन बिट्स अब कितने हुए टोटल? 8 और 8 16 और 6 22, 22 बिट्स आर कॉमन, राइट? तो हम मैनुअल समराइजेशन में रूट कौन सा भेजेंगे? 16 की जगह 22। ओके, 10.1.0.0/22 भेजेंगे हम। R2 R3 को भी क्या भेजेगा? वही 22। इससे फायदा क्या होगा? 22 भेजने से फायदा क्या होगा? अब जैसे 10.1.4.1 के लिए ट्रैफिक आया, 10.1.4.1 के लिए ट्रैफिक आया, कैसे लिखते हो 10.1.4 को? टेन डॉट वन डॉट फोर डॉट जीरो से लिखेंगे। अब आप मुझे बताइए कि क्या 22 बिट्स, क्या 22 बिट्स कॉमन है? इसके पास जो नेटवर्क है टेबल में, इसके पास नेटवर्क क्या है? 10.1.0.0/22। कैसे लिखोगे इसको? सिंपल है रे, 10.1.0.0, यही है। क्या आप मुझे बताइए कि जहां जाना है और जो इसके पास में नेटवर्क राउटिंग टेबल में, क्या ये बिट सेम है? मैच हो रहे हैं? नहीं हो रही। ये वाली बिट डिफरेंट है ना, दिख रहा है आपको? दिस बिट इज डिफरेंट। 21 बिट्स मैच हो रही है खाली, 22 बिट मैच नहीं हो रही है। शायद आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके, सो इधर कितना बिट मैच हुआ? 21 बिट मैच हुआ, 22 मैच नहीं हुआ। लेकिन ये राउटर के पास में नेटवर्क क्या है?
22 यार 22 बिट मैच होना चाहिए, 22 बिट इस डेस्टिनेशन के साथ में मैच नहीं हो रहा, 21 बिट मैच हो रहा है, तो R3 इसको ड्रॉप कर देगा, R3 ही इसको ड्रॉप कर देगा। अगर 5.1 के लिए ट्रैफिक आया तो भी बिट्स मैच नहीं होंगी, तो भी ये R3 ट्रैफिक ड्रॉप कर देगा। लेकिन 10.1.1 के लिए या 10.1.3.1 के लिए या 10.1.2.1 के लिए ट्रैफिक आएगा तो आप देखो इनकी बिट्स मैच हो रही है। ये नीचे वाले जो 3 नेटवर्क है इनकी बिट्स, इसके पास जो नेटवर्क है /22 वाला, ये guys, can you hear me? Yes, sir. ये समझ में आया ऑटो और मैनुअल समराइजेशन इज अ बेटर मेथड और उसी को हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो EIGRP में बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन चालू रहता है। तो EIGRP आप जब कॉन्फ़िगर करोगे तो सबसे पहले समराइजेशन, ऑटो समराइजेशन बंद कर देना। ठीक है, नो ऑटो समरी करके कमांड है, अभी बताऊंगा, तो आप उसको बंद कर सकते हो। अब मैं पैकेट ट्रेसर पे जाके आपको लैब करवा देता हूँ। EIGRP का लैब इजी है, कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल है, कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत आसान है। So I'll take few routers. ठीक है, ये 2 PC ले लिया मैं। Connect them.
Okay. Now, IP addressing. IP addressing हमेशा ध्यान रखिएगा अभी समझा ही देता हूं मैं। Sorry guys, I was on mute. तो IP एड्रेसेस जो हम लोग लगाएंगे ना, वो आप ध्यान रखना, स्टैंडर्ड IP एड्रेस हम कुछ इस तरह से लगाते हैं, it becomes very easy to identify that which network is running between which routers और कौन सा IP एड्रेस किस राउटर का है। तो जैसे राउटर 4 और राउटर 2 है, तो इनके बीच में जो नेटवर्क है वो मैंने 24 ले लिया। राउटर 4 और राउटर 1 के बीच जो है वो मैंने 14 ले लिया, 1 and 4। ओके, 1 और 3 के बीच में है 13, है ना, 2 और 3 के बीच में 23। तो आपको इस तरह से नेटवर्क लेने हैं एंड आईपी एड्रेस देना क्या है, जैसे राउटर 4 है तो इसकी इंटरफेसेस पे .4 दे देना लास्ट में, 10.1.24.4। तो आपको पता लग जाएगा कि ये राउटर 4 का आईपी है। जब नेबर्स वगैरह हम लोग चेक करते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है। राउटर 2 में सभी इंटरफेसेस पे .2 लगाएंगे, राउटर 1 में .1 and router 3 में .3 on all interfaces. Okay, so this is how we'll do the lab. IP addressing ऐसे रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं कहूँ कि 10.1.23.2 इसका मतलब 2 और 3 राउटर के बीच वाले लिंक पे जो राउटर 2 है ये उसका आईपी है 10.1.23.2, है ना। 10.1.13.1 दैट मींस 1 और 3 के बीच वाले लिंक पे जो राउटर 1 है ये उसका आईपी है। तो आईपी एड्रेस से आप पहचान लेंगे। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यही आईपी यूज करके करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पीसीज। अच्छा, इधर कौन सा नेटवर्क लोगे? इधर कुछ भी ले सकते हो जो आपकी मर्जी हो, ठीक है। यहाँ पर 172.16.1.0/24 एंड इस तरफ क्या लेना है 192.168.1.0/ कुछ भी ले लो, anything. Okay, so let's do the lab करते हैं। It's very easy, PC से start करते हैं हम लोग कॉन्फ़िगर करना। So डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, PC का IP क्या देना है 172.16.1.1 दे देते हैं
/24 है इसलिए 255.255.255.0 और डिफॉल्ट गेटवे 1.4 देना है ना इस राउटर को तो 4 देंगे 172.16.1.4 ओके पीसी इज डन ये वाला पीसी भी दे देते हैं 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1. ये कौन सा राउटर है 3 तो 3 गेटवे इज 3 ओके अभी राउटर का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सबसे पहले ये वाला राउटर लेते दिस इज राउटर 4 एक्चुअली ओके सो enable conf t hostname router 4 राउटर 4 पे कौन सा इंटरफेसेस है gig 0/0 0/1 0/2 3 इंटरफेसेस ओके सो तीनों पे पहले आईपी लगाएंगे पहले हर राउटर के इंटरफेस पे एक आईपी लगाएंगे उसके बाद राउटिंग करवाएंगे सो इंटरफेस gig 0/0 आईपी एड्रेस gig 0/0 पे कौन सा लगेगा 172 वाला 172.16 ये लैन से कनेक्टेड है 1.4 नो शटडाउन इंटरफेस gig 0/1 IP address 0/1 is connected to router 2 so 10.1.24.4 no shutdown interface gig 0/2 so this is IP address 10.1. कौन सा है 14 okay so 14.4 no shutdown 3 IP एड्रेस दे दिए मैंने देख रहे हैं तीनों इंटरफेसेस पे gig 0/0 0/1 0/2 और .4 एंड में है इसका मतलब ये राउटर 4 है बाकी राउटर्स पे भी दे दीजिए this is which router router 2 host name router 2 इंटरफेस कौन से इसके gig 0/0 ये 24 वाला है ठीक है तो इंटरफेस gig 0/0 IP एड्रेस 10.1.24.2 मोशन इंटरफेस gig 0/1 0/1 पे कौन सा IP है ये वाला है 23.2 इसको देखते हैं ठीक है तो हमने क्या दिया आईपी 23.2 ये राउटर पे तो R2 भी हो गया कॉन्फ़िगर so R2 is done let's go to R3 R3 जो है उसके 3 इंटरफेसेस है तीनों को कॉन्फ़िगर करते हैं इंटरफेस gig 0/0 0/0 इज 1 और 3 के बीच वाला है 13.3 इंटरफेस gig 0/1 and interface gig 0/2 192.168.1.3 लग गए R3 के IP now R1 the last router R1 पे host name router 1
interface gig 0/0, IP address 10.1.14.1, interface gig 0/1, IP address 13.1. R1 is done, सारे राउटर्स डन, IP एड्रेस सबको दे दिए, चेक कर लो सब ग्रीन हो गया। ग्रीन तो यहाँ पैकेट ट्रेसर में दिख जाएगा। इट्स वेरी इजी वे टू फाइंड दैट ऑल द डिवाइसेस आर अप, ऑल द लिंक्स आर अप। इन रियल आपको क्या करना है, आपको डिवाइस पे जाके और शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाना है। इसी इंटरफेस ब्रीफ कमांड में आपको पता लगेगा कि द स्टेटस इज अप, प्रोटोकॉल इज अप। तो जब रियल टाइम डिवाइसेस पे जाओ तो आप यहाँ चेक करोगे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड से कि सारे इंटरफेसेस आपके अप हुए या नहीं। इस समय R4 जो है वो इसको R2 को, R1 को और PC को पिंग करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक्स पे आईपी एड्रेस दे दिए और वो सब अप आ गए। इसका मतलब राउटर 4 शुड बी एबल टू पिंग R2, R1 एंड PC4। चेक करके देख लो, पिंग 172.16.1.1, दिस इज PC। ओके, पिंग हो गया। राउटर से जब भी पिंग चलाते हैं तो डॉट का मतलब पैकेट लॉस, एक्सक्लेमेशन का मतलब सक्सेसफुल। तो यहाँ पर एक पैकेट तो वो R4 के चक्कर में रह गया, बाकी 4 पैकेट्स का रिप्लाई आ गया। तो सक्सेस रेट इज 80%, 4 out of 5 पैकेट्स आर सक्सेसफुली went through. So दोबारा पिंग करोगे तो ड्रॉप नहीं होगा, that's only first time it happens. फिर पिंग करो राउटर 2 को, तो 10.1.24.2, इसका भी जवाब आ गया। और अब राउटर 1 को पिंग कर लो 14.1, ये भी पिंग हो रहा है। ठीक है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस तो अब आपस में पिंग होंगे ही, लेकिन क्या R4 अभी R3 को पिंग कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि R4 का राउटिंग टेबल में हमारे पास में कौन कौन से नेटवर्क्स होंगे जो डायरेक्टली कनेक्टेड है? 14, 24 और 16, 172.16, ये 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तीनों राउटिंग टेबल में हैं। सो अभी इसके पास में R3 तक पहुंचने वाले जो नेटवर्क्स है 23 और 13, इनका इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये राउटर अभी उधर नहीं पहुंच सकता। सो राउटिंग करवाना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन विद EIGRP। अभी EIGRP चलाते हैं और इसकी राउटिंग टेबल में EIGRP के थ्रू जितने भी नेटवर्क हैं आपके इंटर नेटवर्क में, वो सारे नेटवर्क आ जाने चाहिए राउटिंग टेबल में। सो EIGRP के लिए कमांड क्या है? राउटर EIGRP क्वेश्चन मार्क। जब आप यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाते हो तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आपको क्या डिफाइन करना, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर जो है EIGRP में आप 1 से लेके 65,535 तक कुछ भी दे सकते हो। तो ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर जो भी दो, सभी सेम होना चाहिए, क्योंकि ये एक IGP है और एक होता है। अगर ऑटोनॉमस सिस्टम्स दोगे तो नेबर ही नहीं बनेंगे। तो अगर आप डिवाइसेस को नेबर बने राउटिंग करें, यू नीड टू यूज द ऑटोनॉमस सिस्टम अक्रॉस ऑल द राउटर्स। ये ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 10 लिया मैंने, यही लेना है सभी राउटर्स पे। सबसे पहले कमांड क्या? नो ऑटो समराइजेशन बंद करो और आप इस राउटर को बताओ कि आपको EIGRP कौन कौन से नेटवर्क्स पे चालू करना है। तो आप कहोगे कि मेरे को EIGRP इधर भी चालू करना है टुवर्ड्स R2, मेरे को EIGRP इधर भी चालू करना है टुवर्ड्स R1 की तरफ वाले लिंक पे, और मुझे EIGRP में ये वाला जो नेटवर्क है 172.16 जो PC0 के साथ में कनेक्टेड है, उसे भी एडवर्टाइज करना है EIGRP में, ताकि मैं अपने पड़ोसी को बता सकूं कि कौन से नेटवर्क मेरे टेबल में है और मैं उसको भेज सकूं अपडेट में। तो जिन लिंक्स पे EIGRP स्टार्ट करना है और जो नेटवर्क्स आपको EIGRP में एडवर्टाइज करने हैं, अपने पड़ोसी को बताने, वो सभी नेटवर्क्स को आप यहाँ पर नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कर दोगे।
नेटवर्क कौन कौन से R4 के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, तीनों को एडवर्टाइज करना है। 172.16.1.0 क्वेश्चन मार्क। यहां आता है वाइल्ड कार्ड बिट्स, TIGRP वाइल्ड कार्ड बिट्स। वाइल्ड कार्ड बिट्स क्या होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेट मी टेल यू। आपका सबनेट मास्क क्या है, /24 नेटवर्क है, सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। ये हुआ सबनेट मास्क। एक होता है वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क जो है वो आपके सबनेट मास्क से कैसे आप डिराइव करोगे, कैसे आप निकालोगे, ये आप समझ लो। आपको क्या करना है, सबनेट मास्क को माइनस कर देना है 255.255.255.255 से। तो क्या निकल के आएगा, 255 माइनस 255 इज 0। सेकेंड ऑक्टेट में 255 माइनस 255 0, थर्ड ऑक्टेट 255 माइनस 255 0, फोर्थ ऑक्टेट 255 माइनस 0 255। दिस इज वाइल्ड कार्ड बिट्स या मास्क व्हाटएवर। ये क्यों किया हमने, ये बाद में बताऊंगा, बस ये करना है अभी, ये समझ। जब एक्सेस लिस्ट पढ़ेंगे ना तब आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो सबनेट मास्क नहीं देना होता है, वाइल्ड कार्ड मास्क देना होता है TIGRP में। जब भी नेटवर्क एडवर्टाइज करो तो हमने जैसे /24 लिया है तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। अगर हम /16 लेते तो सबनेट मास्क क्या होता है, ये 255.255.0.0। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता है 0.0.255.255। अगर ये /8 होता तो सबनेट मास्क क्या होता 255.0.0.0। तो वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होता 0.255.255.255। Is this clear? Yes or no, guys? चेतना, ओम प्रकाश, दिलीप, सभी को क्लियर है कि नहीं? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। पंकज, जितेंद्र, सबको क्लियर है वाइल्ड कार्ड बिट्स कैसे निकालना है? अगर आपके पास सबनेट मास्क है तो उसको 255.255.255.255 से माइनस करो तो जो निकल के आएगा वो वाइल्ड कार्ड मास्क हो जाएगा। ऑलराइट, नाउ this wild card mask we have to use here. नेटवर्क ये /24, तो /24 के लिए वाइल्ड कार्ड बिट्स ये हुआ, एंटर। दूसरा नेटवर्क कौन सा है R4 के साथ जो कनेक्टेड है 10.1.24 और 14, ये भी कर लें। तो 10.1.24.0 वाइल्ड कार्ड मास्क, 10.1.14.0 वाइल्ड कार्ड। बस TIGRP में गए, ऑटो समराइजेशन बंद किया और राउटर के साथ जितने भी नेटवर्क्स डायरेक्टली कनेक्टेड है उनको नेटवर्क कमांड से एडवर्टाइज कर दिया। बस इतना ही काम करना है, हो गया ये राउटर पे TIGRP कॉन्फ़िगर। दैट्स इट। अभी ये राउटर अपने इन सभी इंटरफेसेस पे जिन पे ये नेटवर्क के IP लगे हुए हैं हेलो भेजना चालू कर दिया। अभी R4 ने हेलो भेजना चालू कर दिया, इधर R2 की तरफ भी, R1 की तरफ भी और PC की तरफ भी। PC हेलो का जवाब देगा क्या? नहीं देगा। PC पे तो TIGRP नहीं चलेगा। R2 जवाब देगा हेलो का? अभी फिलहाल तो नहीं देगा क्योंकि R2 और R1 पे हमने TIGRP चलाया ही नहीं। Once we'll enable TIGRP on R2 and R1, वो हेलो का जवाब देंगे हेलो से, लेकिन PC तो कभी हेलो का जवाब देगा नहीं। तो आप क्या करो, आप इस राउटर को ये बता दो कि यार ये PC की तरफ जो इंटरफेस है ना इस पे हेलो मत भेजे, क्योंकि इधर तो नेबर कभी बनना ही नहीं है TIGRP नेबर। तो आप इस इंटरफेस को पैसिव इंटरफेस बना दोगे। पैसिव इंटरफेस का मतलब वो इंटरफेस जिसपे हेलो भेजना बंद कर देगा डिवाइस, जिसपे नेबर बनने की कोई संभावना नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव इंटरफेस।
Passive interface are those interfaces where the routing protocol stops sending hello, where it's not expecting any neighbor. So those are passive interfaces. So in फिर से राउटर EIGRP 10 में गए और यहाँ जाके आपने कमांड चलाया पैसिव इंटरफेस. कौन सा इंटरफेस? गिगबिट 0/0. तो गिगबिट 0/0 इस इंटरफेस पे हेलो भेजना अब इसने बंद कर दिया. अब ये मैं कह रहा हूँ आपने मान लिया. इसको अगर देखना हो तो कैसे देखोगे डिवाइस पे कि यार ये वाकई में हेलो भेज रहा भी है या नहीं, है ना? ऐसा थोड़ी होता है मैं कह दूं अब मान लो. तो उसके लिए हम लोग डीबग करते हैं. डीबग आईपी EIGRP debug EIGRP पैकेट्स. तो अभी ये देखो अपडेट, रिक्वेस्ट, क्वेरी, हेलो, एक्नॉलेजमेंट, इन सबको डीबग कर रहा है ये राउटर. जो ये पैकेट्स भेजेगा या रिसीव करेगा ना, अब सारे के सारे पैकेट्स आपको डीबग दिखाएगा, है ना? तो आप ये देखो हेलो भेज रहा है. अभी मैं ये डीबगिंग बंद कर दूं, अनडीबग ऑल किया तो ये डीबगिंग बंद हो गई. ठीक है. अब ये जो मैसेज आया देखो, इसने सेंड किया हेलो कौन से इंटरफेस पे? गिग 0/1 पे. इस राउटर ने हेलो सेंड किया कौन से इंटरफेस पे? गिग 0/2 पे. फिर 0/1, फिर 0/2, हर 5 सेकंड बाद में भेजता है ना हेलो, तो भेज रहा है. क्या ये गिग 0/0 पे भेज रहा है? नहीं भेज रहा. तो हमारी बात सही होगी, गिग 0/0 पे नहीं भेज रहा, सिर्फ 1 और 2 पे भेज रहा है. अगर मैं उस इंटरफेस को पैसिव नहीं बनाता तो नो पैसिव इंटरफेस गिग 0/0 मैंने हटा दिया मैंने पैसिव इंटरफेस. अब तो भेजना चाहिए ना हेलो, उस पे भी डीबग करके देख लो. डीबग EIGRP पैकेट्स. अब देखो गिग 0/1 पे भेजा, 0/0 पे भी भेज रहा है, देख रहे हो? अनडीबग कर दूं, मैंने बंद कर दिया डीबगिंग. देखो 0/1, 0/0, 0/2, अब तीनों पे भेज रहा है. तो उधर भेजने का जरूरत नहीं है. अब ये हेलो भेज रहा है तो कुछ तो रिसोर्स इसके कंज्यूम होते हैं राउटर के. We don't want that. We don't want to put any burden on router's processor. तो हम लोग जितना हो सके इन इंटरफेसेस पे EIGRP नेबर्स एक्सपेक्टेड नहीं है उनको पैसिव इंटरफेस बना दो. That is the best practice. Okay. So router EIGRP 10 पैसिव इंटरफेस गिग 0/0 ये सही था जो हमने वापस कर दिया. तो ध्यान रखना ट्रबल शूटिंग में हम लोग डीबगिंग करते हैं पैकेट्स की. प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में जब आप कहीं पे जॉब करोगे ना किसी भी कंपनी में, तो डीबगिंग बहुत सोच समझ के चलाना. क्योंकि कई बार जो है डीबगिंग में इतने मैसेज आते हैं प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में. यहाँ तो आपका बड़ा कंट्रोल एनवायरनमेंट है, 2 राउटर, 4 राउटर, 10 राउटर. उधर आपके हो सकता है सैकड़ों नेटवर्क हो, बहुत सारे नेबर्स हो. तो अगर आपने डीबग चला दिया तो राउटर खुद इस डीबगिंग के चक्कर में ना बहुत ज्यादा लोड पे आ जाएगा और फिर आप हो सकता है कि उसका एक्सेस ही लूज कर दो, या आपको यहाँ पर इतने सारे मैसेज दिखना शुरू हो जाएंगे कि आप कोई कमांड चला ही नहीं पाओगे. सो बी केयरफुल. प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट में डीबग बहुत कंट्रोल्ड वे में किया जाता है एज ए लास्ट रिसोर्ट. जब आप ट्रबल शूटिंग करते हो और कुछ नहीं बैठ रहा है तो फिर डीबग करो एज ए लास्ट. वो भी कस्टमर को बोल के कि अभी मैं डीबग चला रहा हूँ, इससे इम्पैक्ट आ सकता है. तो वो कहेगा नहीं फिर मत करो. तो फिर आप कहोगे अच्छा कंट्रोल चलाएंगे, हम लोग सिर्फ इतना ही डीबग करेंगे जितना हमें जरूरत है. हम लोग सब कुछ डीबग नहीं कर रहे. तो वो कंट्रोल डीबग कैसे करते हैं वो हम लोग CCNP में पढ़ते हैं. नाउ R4 इज डन. अब बाकी राउटर्स को मैं फटाफट कर देता हूँ. सेम तरीके से करना है. R2 पे गए. R2 पे सबसे पहले देख लो शो IP इंटरफेस ब्रीफ. R2 पे मुझे ये 2 नेटवर्क्स को एडवर्टाइज करना है. तो conf d राउटर EIGRP 10 नो ऑटो समरी नेटवर्क 10.1 24.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स नेटवर्क 10.1 14.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स. देखो ये नेबर बन गया. एक मैसेज आया है. व्हाट दिस मैसेज इज सेइंग, न्यू एडजेसेंसी, मतलब नया नेबर बना है. ये देख रहे हो नेबर चेंज. EIGRP ऑटोनॉमस सिस्टम 10 ये मैसेज को डिकोड करना समझो अब आप लोग.
कि ये कहना क्या चाह रहा है राउटर, कि राउटर EIGRP10 जो हमारा प्रोसेस चल रहा है ऑटोनोमस सिस्टम, उसमें एक नेबर चेंज हुआ है। और नेबर चेंज क्या हुआ है, ये जो नेबर है 4, अब IP से आप समझ गए ये R4 है, R4 इस इंटरफेस पे लगा हुआ है और वो अप हो गया। न्यू एडजेसेंसी, एडजेसेंसी मींस नेबरशिप, एडजेसेंसी मींस नेबरशिप, तो नया नेबरशिप एक फॉर्म हो गया R4 के साथ, R3 के साथ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि R3 पे तो अभी EIGRP चलाया ही नहीं। तो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे R3 पे जाएंगे तो R2 इसका नेबर बन जाएगा, पर R1 नहीं। जब R1 पे भी हम EIGRP चला देंगे तो सब एक दूसरे के नेबर, सब मतलब R4, R2 और R1 का नेबर बन जाएगा, R3, R1 और R2 का नेबर बन जाएगा। It's like that. So R2 is also done. Let's go to R3. Router EIGRP10. No auto summary. इंटरफेस ब्रीफ कमांड में देख लो, ये 3 नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं इधर। सो नेटवर्क 10.1.13.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स, नेटवर्क 10.1.23.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स, नेटवर्क 192.168.1.0 एंड वाइल्ड कार्ड बिट्स। एनी डाउट्स? R3 is done. पैसिव इंटरफेस बनाना है इस पे R3 पे, जो पीसी के साथ कनेक्टेड है गिग 0/2, तो इसको पैसिव बना दो। देखेंगे। सो गिग 0/2 पैसिव बना दी पीसी की तरफ जो कनेक्टेड है। देखो ये जो विशाल है उसने क्वेश्चन किया कि अभी R2 के साथ में नेबरशिप आ जानी चाहिए थी, क्योंकि 2 तो कॉन्फ़िगर हो ही गया है, आई नहीं, मैसेज नहीं आया। तो बिल्कुल सही सवाल है, लेट्स चेक। इसके अंदर हमने सही नेटवर्क एडवर्टाइज किया था क्या? 24 हमने एडवर्टाइज किया था, इधर 24 है क्या? ये रहा। फिर हमने एडवर्टाइज किया था 14, तो 14 नहीं, एक्चुअली हमें 23 एडवर्टाइज करना था, तो हमने गलत एडवर्टाइज कर दिया नेटवर्क, इसलिए प्रॉब्लम आ गई। तो R2 पे ये प्रॉब्लम फिक्स करो। ओके, नो नेटवर्क 10.1.14.0 इसको तो हटा दो, और नेटवर्क 10.1.23.0 इसको लगा दो। देखो आ गया, जैसे ही हमने लगाया वैसे ही नेबर बन गया। यही मैसेज आपका R3 पे भी आ गया होगा, ये देखो R3 पे भी आ गया। तो वेरी गुड फाइंडिंग। आप ऐसे ध्यान रखना कि नेबर जो है वो तुरंत अब आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेघा, शिवा, ये लोग ज्वाइन नहीं किए ना आज, यार इम्पोर्टेंट क्लास है आज। ओके, नो प्रॉब्लम। राउटर 1 शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, कॉन्फ़िग राउटर EIGRP10। 2 नेटवर्क एडवर्टाइज करने हैं, पहले तो नो ऑटो समरी, देन नेटवर्क 10.1.14.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स, देखो नेबर बन गया 10.1.13.0 वाइल्ड कार्ड बिट्स, ये भी नेबर बन गया। तो R3 और R4 दोनों के साथ में R1 नेबर बन गया। सब कंप्लीट, एंड टू एंड। आपके अब हर राउटर के पास में हर नेटवर्क की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। चेक कर लो, R4 पे चेक कर लेते पहले। R4 की राउटिंग टेबल में शो आईपी राउट EIGRP, देखो शो आईपी रूट कमांड देंगे तो ये राउटिंग टेबल में EIGRP के नेटवर्क जो D से, EIGRP के नेटवर्क किससे दिखाता है? D से। ये देखो EIGRP के नेटवर्क्स भी है, डायरेक्टली कनेक्टेड भी है, लोकल आईपी भी है, सब दिखा रहा है। आपको सिर्फ अगर EIGRP से मिल रहे नेटवर्क्स के बारे में देखना है तो सिर्फ ये कमांड चला दो, शो आईपी रूट EIGRP, तो अब वही नेटवर्क्स दिखाएगा जो इसको EIGRP से मिल रहे हैं। और कौन से नेटवर्क्स मिल रहे हैं? 13, 23 एंड 172, सॉरी 192, यही है। इस राउटर 4 के साथ में 3 नेटवर्क्स तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी कितने नेटवर्क्स इसको मिले? एक ये वाला,
जो राउटर 2 और राउटर 3 के बीच है, एक ये वाला जो राउटर 1 और राउटर 3 के बीच है, और एक ये वाला जो राउटर 3 और पीसी 1 के बीच है। तो 3 नेटवर्क मिलने थे, 3 मिल गए। So life is cool. We have everything. Now check end-to-end ping. PC0 से ping करता हूँ PC1 को। तो ping 192.168.1.1 यही है PC1 का आईपी। इसको पिंग किया, पहला पैकेट, एक आध पैकेट तो ड्रॉप होता ही है। सो दिस इज एक्सपेक्टेड। आ गया रिप्लाई। सी, सो एंड टू एंड हो गया राउटिंग EIGRP के थ्रू। सो दैट्स इट। EIGRP में इतना ही है। आप लोग अब इसकी लैब करेंगे और इसको वैसे ही वेरीफाई करेंगे। डीबग कमांड में मैं आपको बता दिया, समराइजेशन ही मैं आपको बता दिया, पर समराइजेशन मैंने बंद करना प्रैक्टिकली बताया। नो ऑटो समरी। मैनुअली अगर आपको समराइजेशन करना है तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ शो कमांड्स में पहले आपको बता दूं। ये तो मैंने आपको पिंग करके दिखा दिया, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था 3 टेबल मेंटेन करता है ये। सबसे पहली टेबल शो आईपी EIGRP नेबर टेबल। तो देखो R4 के नेबर्स कौन है, एक तो R2, एक है R1। कौन से इंटरफेस पे नेबर बने हैं वो दिखा रहा है। ठीक है जी। और कितना अप टाइम है, ये नेबर कितनी देर से है वो दिखा रहा है। ठीक है जी। दूसरा है, ये तो हो गया नेबर टेबल। दूसरा है शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी टेबल। सेकंड टेबल इज टोपोलॉजी टेबल। टोपोलॉजी टेबल में क्या दिखाता है, जितने भी नेटवर्क्स है आपके इंटरनेटवर्क में, वो सभी नेटवर्क्स तक पहुंचने का रास्ता। तो यहाँ पर आप देखो टोपोलॉजी टेबल में पैसिव मार्क करके इन नेटवर्क्स को दिखा रहा है। देख रहे हो, पी बोले तो पैसिव। पैसिव मींस गुड। कल ही हमने डिस्कस किया कि पैसिव नेटवर्क्स मतलब इट इज स्टेबल, इट इज गुड। एक्टिव का मतलब प्रॉब्लम है। अगर ये एक्टिव दिखा रहा है तो प्रॉब्लम है, पैसिव इज गुड। सो ये सारे पैसिव हैं। और यहाँ एक चीज देख रहे हो आप, FD 10.1.13.0 तक पहुंचने के लिए फिजिबल डिस्टेंस कितना है, 3072। ठीक है, वाया R1 के थ्रू पहुंच रहा है 13। भाई R4 ना, 13 कौन सा है, 1 और 3 ये वाला है। 1 और 3 के बीच वाला नेटवर्क, मैं R4 पे हूँ। तो इस नेटवर्क तक किधर से पहुंचेगा, वाया R1 से ही जाएगा। तो वही दिखा रहा है वाया R1। ये है मेरा FD और ये है मेरा AD या RD, रिपोर्टेड डिस्टेंस या एडवर्टाइज डिस्टेंस। यानी R1 से इस नेटवर्क तक की दूरी इतनी है मैट्रिक, और मुझसे इस नेटवर्क की मैट्रिक है ये। इज दिस क्लियर? दिस इज FD, दिस इज RD। ओके, सो सारी इंफॉर्मेशन है इसी में। नाउ एक नेटवर्क है 192.168.1.0। उसके लिए देखो यहाँ 2 रास्ते दिखा रहा, वाया R2 वाया R1। R4 कह रहा है कि 192.168 जो ये BC और R3 के बीच वाला नेटवर्क है, इस तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, वाया R2 वाया R1, जो भी सही है। और ये दोनों रास्तों का देख रहे हो FD कितना है, सेम है, और RD भी सेम है। तो ये क्या करेगा, इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग। जब 2 रास्ते हो किसी भी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए और उन दोनों का मैट्रिक अगर सेम हो, तो लोड बैलेंसिंग करता है डिवाइस। पर पैकेट लोड बैलेंसिंग, एक पैकेट डालेगा इधर, एक पैकेट डालेगा टुवर्ड्स R1, फिर R2, फिर R1 की तरफ, एक पैकेट पर पैकेट लोड बैलेंसिंग करेगा राउटर। सो ये आपके मल्टीपल पाथ्स अगर इक्वल है तो लोड बैलेंसिंग वाला एग्जांपल है। ओके, ये हो गया टोपोलॉजी टेबल। अब है राउटिंग टेबल, तीसरा टेबल शो आईपी राउट। शो आईपी राउट में आप देखोगे कि EIGRP से मिल रहे नेटवर्क जो है उनका, एक तो ये नेटवर्क था, एक ये नेटवर्क था वाया दिस R2, और एक ये नेटवर्क है। तो देखो राउटिंग टेबल में भी इसके लिए 2 रास्ते दिखा रहा है ना। अगर ये दोनों रास्तों का मैट्रिक अलग अलग होता
एक का है 5632, एक का कुछ अगर और होता, ज्यादा होता, तो इसको टोपोलॉजी टेबल में तो दिखाता पर राउटिंग टेबल में नहीं दिखाता। लेकिन अभी दोनों सेम है, इसलिए ये इक्वल पाथ लोड बैलेंसिंग कर रहा है। 90 क्या है AIGRP का? AD, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस इज 90। ओके, सो इक्वल पाथ दिखा रहा है। इनको अनइक्वल कर दें, चेंज कर दें, कुछ इनको अलग अलग मैट्रिक करवा दें, फिर देखते हैं टोपोलॉजी टेबल में तो रहेगा पर राउटिंग टेबल में नहीं आएगा। कैसे भाई? कौन सा कंपोनेंट यूज करता है AIGRP मैट्रिक कैलकुलेशन के लिए? बैंडविड्थ एंड डिले, ये दो ही यूज करता है ना। तो या तो बैंडविड्थ जो है वो कम ज्यादा कर दो, या डिले कम ज्यादा कर दो राउटर के इंटरफेस पे, तो उससे आपका मैट्रिक इन्फ्लुएंस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज करें, कौन से पे करें? तो मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, R4, R2, R3 ये बेस्ट पाथ रखेंगे, और ये जो है इसका मैट्रिक बढ़ा देंगे, तो ये जो है ये थोड़ा सेकंड बेस्ट पाथ है। तो R1 पे कर दूं मैं, इसके इंटरफेस पे डिले चेंज कर दूं, तो देखो बैंडविड्थ कभी भी चेंज मत करना, ठीक है? हालांकि बैंडविड्थ चेंज करने से मैट्रिक चेंज हो जाएगी, लेकिन इंटरफेस की बैंडविड्थ हम जनरली चेंज नहीं करते, क्योंकि जो बैंडविड्थ है वो तो आप अगर पहले इसको बैंडविड्थ कमांड से अगर कुछ कम ज्यादा कर दोगे तो वो एक्चुअल में आपके ट्रैफिक पे परफॉर्मेंस पे असर डालेगी। तो आप डिले चेंज कर दो, डिले जो चेंज कर भी दोगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना समय वो लेता है उतना ही लेगा। ऐसा तो है नहीं डिले बढ़ा दोगे तो डिले बढ़ जाएगा, वो सिर्फ दिखने वाली वैल्यू है, काम करने वाली नहीं होती है। तो आप क्या करो, R1 पे जाओ। R1 के कौन कौन से इंटरफेस है कि 0x0 और 0x1, इन पे डिले चेंज करो। बाय डिफॉल्ट कितना डिले होता है इस इंटरफेस पे? शो इंटरफेस कमांड चला के देख लो, कितना है? 10 माइक्रोसेकेंड्स। अपनी ये डिले को चेंज करो। कमांड क्या है? डिले क्वेश्चन मार्क। ये क्या कह रहा है? आप यहाँ पर ये वैल्यू में से इस रेंज में वैल्यू दे सकते हो, ठीक है जी। लेकिन ये क्या होगा? टेंस ऑफ माइक्रोसेकेंड्स में कैलकुलेट होगा, यानी जो वैल्यू दोगे उसको 10 से गुना कर देगा, और तब जाके ये डिले वाली वैल्यू निकल के आएगी। तो जैसे मैं यहाँ 1 दूंगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 10 आ गया। मैं यहाँ अगर 2 दे दूंगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 20 आ जाएगा। देख लो, मैंने 2 किया, इंटरफेस देखो जैसे ही मैंने डिले चेंज किया इंटरफेस डाउन हुआ, फिर से नेबरशिप बनी, ठीक है। तो ये जो डिले है इस कमांड से आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आएगी, एक बार ही नेबरशिप डाउन होगी, तो सोच समझ के करना ही है। अब देखो कितना हो गया डिले, हो गया 20 माइक्रोसेकेंड्स। इससे कुछ फर्क पड़ा क्या? राउटिंग टेबल चेक करो, R4 पे गए और यहाँ पर देखो शो AIGRP टोपोलॉजी टेबल देखे पहले, टोपोलॉजी टेबल में देख रहे हो कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? राउटिंग टेबल को क्लियर कर दिया, अभी देखते हैं, अभी भी नहीं पड़ा। तो देखो इसका कारण ये है कि हमने R1 के गिग 0x0 इंटरफेस को चेंज किया है, ये वाला इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस। तो R4 से जब ट्रैफिक इस नेटवर्क तक जाएगा या इस नेटवर्क से आएगा तो R1 जो है, R1 से इस नेटवर्क का मैट्रिक जो है वो कैलकुलेट करने के लिए R1 कौन से इंटरफेस का डिले कंसीडर करेगा? 0x1। R1 से ये नेटवर्क तक पहुंचना है तो वो इधर वाले इंटरफेसेस की तरफ देखेगा ना, इधर वाले इंटरफेस को थोड़ी देखेगा। तो R1 के गिग 0x1 इंटरफेस पे चेंज करना है डिले, इस पे चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? R1 से डेस्टिनेशन के लिए ये वाला इंटरफेस के थ्रू जा रहा है ये गिग 0x1, तो 0x0 पे चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो 0x1 पे जाओ, R3 पे कर सकते हो गिग 0x2 पे,
इस पे करने से फायदा नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट ये जो करेगा डिस्टेंस उस पे डिपेंड करता है ये। तो रिपोर्ट हमेशा करता है ये इंटरफेस का डिले। तो ठीक 0/1 पे जाओ और यहाँ पर डिले चेंज कर दो, डिले 2। ठीक है जी। अब देखो कोई फर्क पड़ता है क्या? R4 पे गए, फिर से कमांड चलाई टोपोलॉजी। अब देखो वो नेटवर्क वो रास्ता ही चला गया, वो रास्ता टोपोलॉजी टेबल से चला गया। भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका रिपोर्टेड डिस्टेंस इतना ज्यादा हो गया, जो फिजिबल डिस्टेंस से भी ज्यादा हो गया। इसलिए फिजिबिलिटी कंडीशन जो मैंने कल समझाई थी ना आपको, उसको सेटिस्फाई नहीं किया, उसको सेटिस्फाई नहीं किया, इसलिए टोपोलॉजी टेबल में एंट्री नहीं मिली उसको। ठीक है, तो टोपोलॉजी टेबल में एंट्री नहीं मिली। और एक रास्ता था जिसके लिए पहले एक ही बात था एक नेटवर्क के लिए, कौन सा 13.0, अब उसके लिए 2 रास्ते हो गए। तो मतलब अब लोड बैलेंसिंग करना शुरू हो गया किसी नए नेटवर्क के लिए, क्योंकि उसके लिए उसको दोनों रास्तों का मैट्रिक बराबर हो गया। तो भाई क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में आप टोपोलॉजी टेबल में एंट्री चाहिए तो आप फिजिबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करो। उसको सेटिस्फाई करना है तो इसके अंदर आपको मैट्रिक जो है, डिले जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट 1 है, आपने किया 2। फास्ट इंटरनेट या गिगबिट इंटरनेट इंटरफेस की बजाय यहाँ आप जब प्रैक्टिस करो तो सीरियल इंटरफेस लेना, उस पे करके देखना, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, फिलहाल जो मैंने आपको बताया है ये सब आप कर लो। टोपोलॉजी टेबल, नेबर टेबल ये देख लो। अच्छा, टाइमर्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। R4 पे जाओ और यहाँ पर आप देखो एक कमांड शो आईपी प्रोटोकॉल्स। शो आईपी प्रोटोकॉल्स कमांड में ये क्या दिखाता है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल इस राउटर पे चल रहा है। EIGRP10, इस EIGRP10 का मैट्रिक का वेट कितना है? के वैल्यूज देख रहे हो, K1 1 है, K2 0, K3 K4 K5। तो इसकी K1 यानी बैंडविड्थ 1 है और K3 यानी डिले 1 है। K2 होता है लोड, K4 होता है रिलायबिलिटी, K5 होता है MTU। फिर इसमें आगे देखो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कितना है? 90। EIGRP में एक्सटर्नल रूट्स भी होते हैं और उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है 170। ये एक्सटर्नल रूट्स क्या हैं? ये वो रूट्स हैं जो आपके किसी दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम से इसमें डाले गए हों EIGRP के थ्रू। मेरे खुद के ऑटोनोमस सिस्टम के रूट्स नहीं है, किसी और ऑटोनोमस सिस्टम के रूट्स हैं और उनको हमने EIGRP में डाला है, तो वो कहलाते हैं एक्सटर्नल रूट्स। मेरे खुद के ऑटोनोमस सिस्टम के रूट्स इंटरनल, दूसरे ऑटोनोमस सिस्टम के रूट्स एक्सटर्नल। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आएगा तो वो एक्सटर्नल रूट्स का AD होगा 170। मैक्सिमम कितने पाथ पे लोड बैलेंसिंग कर सकता है? 4। मैक्सिमम हॉप काउंट कितना? अभी 100। वेरिएंस का वैल्यू कितना? अभी 1। ऑटोमेटिक समराइजेशन बंद कर दिया आपने। ठीक है, कौन कौन से नेटवर्क्स के लिए राउटिंग कर रहा है, जो जो हमने इस पे एडवर्टाइज करवाए नेटवर्क कमांड से, वो यहाँ दिखा देगा। पैसिव इंटरफेस कौन सी बना रखी है वो यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, सो दैट्स इट। अभी फिलहाल जो इस कमांड के आउटपुट में आपको समझने वाली चीजें वो यही सब। तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दिया। टाइमर्स भी है क्या इसमें? टाइमर नहीं है, ये अलग है। NSF अवेयर टाइमर इज डिफरेंट। शो आईपी EIGRP इंटरफेसेस, ये एक और इम्पोर्टेंट कमांड है। कौन कौन सी इंटरफेस पे EIGRP चल रहा है वो यहाँ दिखा देगा। तो ये कहेगा कि 0/1, 0/2। 0/0 तो पैसिव बना दिया ना, तो उस पे EIGRP हलो हलो कुछ नहीं चलता है। ठीक है, तो ये 2 इंटरफेस है जिन पे EIGRP चला रखा आपने। दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कमांड। व्हाट एल्स? इंटरफेस, नेबर्स, टोपोलॉजी ये सब देख लिया। ट्रैफिक एक और कमांड है, तो ये बता देगा कि EIGRP के हलोस कितने भेजे और कितने रिसीव किए।
अपडेट्स कितने भेजे, कितने रिसीव हुए, क्वेरी कितने भेजे रिसीव किए, रिप्लाई कितने भेजे रिसीव किए, ये सारा का सारा मतलब कितने पैकेट्स भेजे गए हैं, कितने रिसीव किए हर टाइम पे, वो सब यहाँ पर दिखा देगा। ऐसा ही ये क्वेरी स्टक इनएक्टिव कल बताया था ना, अगर मान लो स्टक हो गया तो फिर वो आधे टाइम बाद में बीच में ही पूछ लेगा, हाँ भाई मैंने तेरे को कुछ पूछा है तो मुझे बताया नहीं, तो वो बता दे। अच्छा, पंकज की क्वेरी आई है कि स्टब राउटर कैसे बनाते हैं। तो स्टब राउटर हमारे नेटवर्क में है कौन सा? अगर मान लो कोई राउटर मेरे नेटवर्क में ऐसा होता, तो ये स्टब राउटर होता, भाई इसके आगे कोई नेटवर्क नहीं है ना। तो इस राउटर को अगर मुझे स्टब बनाना है तो में जाऊंगा, अब इसकी इंटरफेस वगैरह कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा हूँ, बस खाली स्टब कैसे बनाना वो बता रहा हूँ। राउटर EIGRP10 EIGRP नहीं distance EIGRP metric neighbor network, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। पैकेट ट्रेसर में स्टब बनाने का ऑप्शन ही नहीं है, वो कमांड ही नहीं है। तो जब आप लैब में करोगे ना, तब आप रियल डिवाइसेस पे जब करोगे, या फिर जब आप GNS3 या VIRL या फिर कोई और सॉफ्टवेयर यूज करके सिमुलेशन का उसमें लैब करोगे, तो वहां स्टब ऑप्शन मिल जाएगा। ये CCNA के सिलेबस में नहीं है। देखो, पैकेट ट्रेसर में कुछ नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो CCNA के सिलेबस से बाहर की चीज है, ये ध्यान रखना। क्योंकि ये जो सिमुलेटर सिस्को ने बनाया है, ये CCNA कोर्स को ध्यान में रखते हुए बनाया। तो अगर इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब वो नहीं चलेगा। ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चंस? तो अब आप लोगों को मैं आज यही क्लास फिनिश कर रहा हूँ। आपको करनी है आज लैब। लैब करो, बुक जो आपकी है उसके पीछे भी एक लैब दे रखी है, उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा कमांड है, उसके अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्रा चीज है जो आपको मैंने नहीं बताई है, तो कल आप मुझे पूछ सकते हैं। कल मतलब मंडे, ठीक है ना। और अगर कोई आपकी डाउट्स आए बीच में, लैब आपकी रुक जाए, अटक जाए, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर दोगे ग्रुप में, तो मैं उसका जवाब तुरंत दे दूंगा। ठीक है। एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड द सेशन गाइस? हाँ, वो जो YouTube वीडियो वो कर रहा था, वो कल नहीं कर पाया मैं किसी कारण से, आज मैं करूंगा भाई। आज मेरी छुट्टी है, कल मुझे बहुत काम है। ओके।